कंसल्टेंट का कितना बड़ा रोल होता है तमाम टाइमलाइन को स्टूडेंट को समझाने में और चीज़ों को फर्दर स्मूथ प्रोसेस की तरफ लेके जाने। अच्छा, अगर इसमें हम बात करें इंग्लिश टेस्ट की, तो टॉप पे ऐसे 2 टेस्ट हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेबल हैं। सर स्टडी गैप के हवाले से भी स्टूडेंट का कंसर्न होता है कि कितना स्टडी गैप एक्सेप्टेबल है यूजली ऑन एवरेज यूजी के लिए भी, अंडर ग्रेजुएट के लिए भी और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी। या फिर अब ऐसे भी कुछ कंसल्टेंट्स हैं जो 2 टेबल लगा के किसी दुकान में बैठे हैं तो वो अपने आप को कंसल्टेंट शो करते हैं। उन्होंने क्या गाइड करना स्टूडेंट को? बाकी कोई भी फ़ीस ऐसी नहीं है। यूनिवर्सिटी का इनिशियल डिपॉजिट से लेके एम्बेसी की फ़ीस तक वो सब कुछ स्टूडेंट ने खुद अपने अकाउंट से पे करना होता है। उसको हम तरीका बता देते हैं। वाई नॉट यूरोप? क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट यूरोप में भी है, ठीक है, वो चाह रहे होते हैं कि हम फर्दर यूरोप में प्रोसीड करें। वीज़ा भी लग गया है, अब वो पहुंच गया है उधर यूके, तो वहाँ पे एक इंटरनेशनल स्टूडेंट की लाइफ किस तरह से होती है और वो किस तरह से चीज़ों को वो मैनेज करना चाहिए उसको फर्दर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एंड येस, योर होस्ट आयशा मुनीर इज़ बैक विद अनदर एपिसोड ऑफ स्टडी अब्रॉड विद पैरागॉन। स्टडी अब्रॉड के हवाले से आप सब की काफ़ी क्यूरीज आ रही थी, सो हमने सोचा क्यों ना किसी ऐसे इंसान को बुलाया जाए जो कि इस फील्ड में काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, ताकि वो आपकी क्यूरीज को रिप्लाई कर सकें। सो आज के जो गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, ही हैज़ बिन वर्किंग इन दिस फील्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। ही इज़ वन ऑफ द सीनियर काउंसलर्स एंड करेंटली वर्किंग एज एन असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर एट पैरागॉन गुजरात, सर उस्मान फ़हर। सो लेट्स वेलकम हिम एंड हैव अ कॉन्वर्सेशन विद हिम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। सर जैसे मैंने बताया, स्टूडेंट्स की काफ़ी क्यूरीज आ रही थी, सो हमने सोचा एक सेशन अरेंज करते हैं जिनमें उन तमाम क्यूरीज को जो है वो जवाब देने की कोशिश की जाए। सो स्टार्ट करें? जी ज़रूर। ओके सर, आप तो इस फील्ड में माशाल्लाह काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं। सो आपके ऑब्जर्वेशन के मुताबिक वो कौन सी मेजर मिस्टेक्स हैं जो कि स्टूडेंट करते हैं वाइल अप्लाइंग फॉर स्टडी अब्रॉड, और इन मिस्टेक्स को किस तरह से अवॉइड किया जा सकता है? अच्छा, इसमें सबसे पहली बात ये कि स्टूडेंट्स 2 किस्म के आते हैं। एक वो स्टूडेंट जो अपनी इंटर के बाद अपनी क्वालिफ़िकेशन को आगे कंटिन्यू करना चाह रहा है, और एक वो स्टूडेंट जो आगे मास्टर लेवल पे जा रहा है जिसने पाकिस्तान से ऑलरेडी 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन अपनी कंप्लीट कर ली है। ओके। अच्छा, अब उनमें मोस्टली स्टूडेंट्स का या उनके जो पेरेंट्स हैं उनका यही कंसर्न होता है कि हमें पाकिस्तान से कोई ऐसी यूनिवर्सिटी मिले जहाँ पे फ़ीस कम हो, ओवरऑल फ़ीस भी कम हो, उसमें आपका इनिशियल डिपॉजिट भी कम हो, हमें इंग्लिश टेस्ट ना करना पड़े, या हमें कोई ऐसा आसान सा तरीका बता दें कि जो जिसकी मेहनत वजह भी से ना हो और हम यूके भी पहुंच जाएं। यूके भी पहुंच हाँ जाएं। जी। तो उसमें वो कहते हैं कि या तो हमें कोई इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर के साथ कोई ऐसी ऑप्शन मिल जाए। अब इंटर के बाद स्टूडेंट है, अब उसको भी यही दिल करता है कि मैं भी कोई ऐसी ऑप्शन देखूं जहाँ पे मुझे टेस्ट ना करना पड़े। अच्छा, अब उसमें यहाँ तो फिर वो इस तरह करते हैं, किसी और की एग्जांपल कोट कर देंगे कि सर वो भी गया था, उसने इतना इनिशियल पे किया था, तो मैंने भी जाना है, मैंने भी सेम इनिशियल के साथ जाना है। तो जब उनसे मज़ीद डिटेल में जाते हैं, पूछते हैं, तो वो 2023 में गया होता है या 2022 में गया होता है। अब उसके साथ अपने आप को रिलेट करते हैं। अब मे भी वो गया हो मास्टर लेवल पे, उसका जो बजट है वो इस हिसाब से कम है। यस। अब ये स्टूडेंट इंटर के बाद अप्लाई कर रहा है, 2025 में अप्लाई कर रहा है, पाउंड रेट सेम नहीं है, डेफिनेटली। यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस इंक्रीज़ हो चुकी है, हेल्थ इंश्योरेंस इंक्रीज़ हो चुकी है, वीज़ा फ़ी, मतलब हर चीज़ ही बदल गई है। तो आप किस तरह से अपने आप को उससे कंपेयर कर सकते हैं? हाँ जी। उसमें फिर उनको हम जो है प्रॉपर गाइडलाइन देते हैं कि भाई अब टाइम बदल गया है, अब इनटेक सितंबर 2025 है या इससे पहले जो इनटेक थी उसमें चीज़ें काफ़ी हद तक चेंज हो चुकी हैं। अब पहली बात ये है कि यूकी वे की तरफ से भी चीज़ें काफ़ी टाइट हुई हैं, जिसकी बेस पे अब जो स्टूडेंट है उसको हम ये कहते हैं कि जो टेस्ट है कम से कम वो रखें अपना, कि जिसमें आप थोड़ी सी एफ़र्ट करें, आपको आगे जाके भी आसानी हो। इसके बाद जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस होती है, अब फ़ीस भी सेम नहीं होती, फ़ीस भी हर इनटेक में चेंज होती है, और चेंज से मुराद ऐसे ही है। इंक्रीज़ होती है। हाँ जी। तो उसको भी अगर जहन में रखें तो हमने अपना केस भी स्ट्रॉन्ग करना होता है एम्बेसी में, या उसमें आप देखें कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ का वो हमें कोट करते हैं कि वो एक यूनिवर्सिटी है, वो इतना इनिशियल ले रही है, वो लो इनिशियल पे सारा केस प्रोसीड कर रही है, और हम उधर ट्रैवल भी कर जाते हैं। लेकिन उनको ये चीज़ नहीं पता होता कि लो इनिशियल पाकिस्तान से पे करना है, लेकिन उसके बाद एनरोलमेंट फ़ीस भी उसकी है। बिल्कुल ऐसे। तो वो असल में उनको इस चीज़ का पता नहीं होता, ना कोई गाइड करता है। उनके जहन में एक ये चीज़ बैठ जाती है कि भाई ये 3000 इनिशियल है, 4000 इनिशियल है, इसके ऊपर ही सारा हमारा केस प्रोसीड होगा।
तो उसमें मेन चीज़ ये है कि कम से कम उनको ये चीज़ पहले कन्वे कर दी जाए कि भाई ये 50% इनिशियल कम से कम मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ का इस टाइम है, और इससे अगर कम किसी का इनिशियल है तो उसकी एनरोलमेंट फ़ीस भी है साथ जो आपने पे करनी है। अब वो पाकिस्तान से पे करके जाएं या आप उधर जाते साथ कोर्स स्टार्ट डेट से पहले पहले पे कर दें, वो एक ही बात है। लेकिन पाकिस्तान से पे करके जाएंगे तो उसमें फ़ायदा आपका होगा, स्टेटमेंट उस हिसाब से कम होगी, क्योंकि स्टेटमेंट में आपकी रिमेनिंग फ़ी और आपकी लिविंग कॉस्ट होती है, ठीक है। तो मैक्सिमम फ़ीस पे करेंगे, स्टेटमेंट कम होगी, केस आपका स्ट्रांग होगा, उधर जाके आपके ऊपर बर्डन नहीं होगा, ना आपको कोई एकदम से कोई शौक लगेगा कि ये मेरे साथ क्या हो गया है, पाकिस्तान से तो मैं इतना सोच के आया था, यहाँ पे आके मुझे अचानक से फ़ीस पे करनी पड़ गई। अब वो जॉब तो उसकी स्टार्ट नहीं होती, कोर्स स्टार्ट डेट से पहले पहले जॉब तो उसकी स्टार्ट नहीं होती, फिर उसको वो जो एनरोलमेंट फ़ीस है वो घर से मंगवानी पड़ती है। अच्छा, इसमें ये सारी चीज़ें, उसके बाद उसको ये नहीं पता होता कि वो अपना जो प्रोसेस है वो कब शुरू करे। अब एक वो स्टूडेंट है जिसकी डिग्री कंप्लीट नहीं है, या जिसके पास इंग्लिश टेस्ट नहीं है, या जिसके पास ट्रांसक्रिप्ट नहीं है, उसका तो बंदा कह सकता है कि भाई ठीक है वो डिले में जा रहा है उसका प्रोसेस, तो वो जब तक चीज़ें पूरी नहीं होंगी उसका जो आगे हम ऑफ़र लेटर के लिए अप्लाई करते हैं वो नहीं हो सकता। अब वो स्टूडेंट जिसकी सारी चीज़ें कंप्लीट हैं और वो खुद जान के अपना केस आगे प्रोसीड नहीं कर रहा, और उसने जाना भी उसी इनटेक में है लेकिन वो केस भी स्टार्ट नहीं कर रहा, तो उस सूरत में हम कहते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ जिस तरह यूके की 6 मंथ कोर्स स्टार्ट डेट से पहले पहले आपको कैश दे देती हैं। बिल्कुल। मतलब कि अगर हम कोर्स स्टार्ट डेट से 7 माह पहले 8 माह पहले अपना प्रोसेस स्टार्ट करें तो 6 माह पहले हमें कैश मिल जाएगा। जितनी जल्दी हमें कैश मिलेगा उतनी जल्दी हम आगे अपना प्रोसेस जो है वो प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, वीज़ा फाइल करेंगे। एम्बेसी के ऊपर भी इतना बर्डन नहीं होता, उस टाइम वो जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स कर देते हैं। ऐसे ही है। अब मेरी अपनी एक स्टूडेंट है जिसका लेस दैन 24 आवर्स में वीज़ा ग्रांट हुआ है अभी सितंबर इनटेक में, और उसका वीज़ा लगे हुए तकरीबन 1.5 माह हो चुका है। वो क्यों हुआ था? क्योंकि उसने टाइम से अपना प्रोसेस स्टार्ट किया, जिस तरह मैंने गाइड किया उसने उसी तरह चीज़ों को आगे प्रोसीड किया। एक दफ़ा उसने कहा था कि सर अभी तो बहुत टाइम है, तो मैंने कहा टाइम आपको आगे नज़र आ रहा है, लेकिन ये टाइम आपने आगे जो है इसको कंज्यूम करना है बिल्कुल ईजी होके, रिलैक्स होके वीज़ा लेने के बाद। फिर आपको पता लगेगा कि अब जो मेरा वीज़ा ग्रांट हुआ था टाइम से, मुझे अभी उसका क्या फ़ायदा हो रहा है। ऐसे ही है। अब मेरा एक और क्लाइंट है, उसका लीड्स ब्रैकेट का वीज़ा लगा, तो वीज़ा लगते साथ ही जब वो पासपोर्ट उसने कलेक्ट किया जेरी ऑफिस से, तो उसके बाद वो चला गया नॉर्दर्न एरियाज़ में घूमने। उसके स्टेटस में देखता रहा हूँ, अच्छा। तो तकरीबन 7 से 8 दिन वो वहाँ पे रह के आया। फिर जब वापस आया उसका ई वीज़े का अकाउंट वगैरह क्रिएट करना था, तो उसने वैसे भी मिलने आना था, तो मुझे उसने बताया कि सर मैं बड़ा अपने आप को इजी फील कर रहा था और मेरा वीज़ा पहले लग गया था, तो फिर मुझे एक दोस्त ने कहा कि आओ तुम्हें मैं ट्रीट देता हूँ, अच्छा। तो मैं घुमा फिरा के लाता हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि जितना जल्दी उसने प्रोसेस स्टार्ट किया उतना जल्दी उसका वीज़ा लगा, फिर वो रिलैक्स हो गया। अब जल्दी वीज़ा लेने से एक ये फ़ायदा भी होता है कि आप अपनी जो ट्रैवल की प्रेपरेशन हाँ, है जो आपकी डेट है, जो आपकी शॉपिंग है, जी जी जी। जो आपने टिकट बुक करनी वो आप टाइम से पहले कर लें, आपको उसके भी रेट अच्छे मिल जाते हैं। जूँ आप लेट करते हैं आपको हर चीज़ में डिले आता है। पहले ऑफ़र लेटर आपका यूनिवर्सिटी 2 दिन में इशू कर देती है, सेम डे भी इशू कर देती है। जूँ आप लेट जाते हैं वही ऑफ़र लेटर आपका 1 हफ़्ते बाद या 10 दिन बाद आता है। इसी तरह अगर आप एम्बेसी की बात करें, एम्बेसी में भी आप अगर टाइम से प्रोसेस अपना स्टार्ट करेंगे तो उसमें उतनी जल्दी आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। अपॉइंटमेंट मिलने के बाद जो आपका वीज़ा है वो भी विद इन डेज़ आ जाता है, बल्कि विद इन आवर्स भी आया हुआ है। अब हमारे पास तो ये भी एग्जांपल है, तो उसके साथ ही आप अपनी टिकट जो है बुक करें, ठीक है। आप अपनी शॉपिंग उसमें कर ले कंप्लीट और इजी होकर बैठ जाएं। फिर आपने वेट करना है कोर्स स्टार्ट डेट से 1 माह पहले का, जब आप फ्लाई कर सकें। ओके। और इसीलिए आप 1 माह पहले जा सकते हैं कि टाइम से आपका वीज़ा लगा हो, और जाके आपने अपने आप को वहाँ पे एडजस्ट करना है। बिल्कुल आप सही जाके है। अपनी अकोमोडेशन देख लें, आप जाके वहाँ पे जॉब ढूंढ लें। अब पैरागॉन गुजरात की मैं अगर बात करूँ तो हमने अभी 80+ वीज़ास को सिक्योर कर लिए सितंबर इनटेक के लिए। ओके। तो हमारे लिए भी आसान होता है, जो हमने अपने टारगेट को सेट किया होता है कि हम उसको टाइम से अचीव कर लें। और वो इसीलिए हर दफ़ा इसीलिए हम करते हैं, टाइम से प्रोसेस इसीलिए स्टार्ट करते हैं कि हम जो हमारा वीज़ा है वो हम उसको जो हमारा टारगेट है
जो हमने 300-400 वीज़ा सिक्योर करना होता है वो हम काफ़ी पहले से स्टार्ट करें ताकि हम उसके एंड तक अब इसमें कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको चीज़ों का पता नहीं होता, उनकी चीज़ें कंप्लीट भी नहीं होती, लेकिन वो फिर भी ये चाह रहे होते हैं कि हमारा काम जल्दी से जल्दी होना चाहिए। अब वो ये समझते हैं, अब उसमें एक दो ऐसे भी क्लाइंट्स मैंने देखे हैं जिन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड किए फ्राइडे को, एडमिशन किया फ्राइडे को, आगे 2 दिन छुट्टी है, हाँ जी, यूके की यूनिवर्सिटीज़ क्लोज होती हैं। ऐसे ही है। अब हमारा ऑफिस हफ्ते को ओपन होता है, इतवार को वैसे भी बंद होता है, सोमवार को आके वो सुबह 9 बजे मैसेज कर रहे हैं, सर ऑफर लेटर आ गया है। तो उनको फिर बताते हैं कि भाई 2 दिन छुट्टी होती है, अभी आपका एडमिशन गया है, वो उसको प्रोसेस करेंगे, सब कुछ देखेंगे, फिर उसके बाद ही ऑफर लेटर आएगा ना, तो वो आज ना आया वो कल आ जाएगा। तो अब स्टूडेंट अगर चाह रहा है कि मैंने कल जाना है, हम कहते हैं कि भाई हम आपको आज भेजते हैं, लेकिन उसमें चीज़ों को टाइम से प्रोसीड करना, ठीक है। यूजली स्टूडेंट्स का जो सबसे बड़ा मेरे ख्याल में मिसकॉन्सेप्शन है वो भी यही है कि अगर सितंबर इनटेक है तो आपने सितंबर में अप्लाई करना है, लेकिन उनको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि सितंबर इनटेक है तो आपने सितंबर में वहाँ पे क्लासेस लेनी है। हाँ ऐसा ही है, क्योंकि उनको इस चीज़ का पता नहीं होता, जी, उनकी इसमें प्रॉपर सर्च नहीं होती, क्योंकि वो यही समझ रहे होते हैं कि हमने सिर्फ फ़ीस कम लेनी है या यूनिवर्सिटी हमारी मर्ज़ी की हो, उसमें हमें इनिशियल कम से कम देना पड़े, इंग्लिश टेस्ट ना करना पड़े, तो वो सितंबर इनटेक है तो हम बेशक जुलाई अगस्त में भी अप्लाई करें तो हमारा काम इजीली हो जाएगा। अच्छा सर, अब हम जैसे टाइमलाइन की बात कर रहे हैं, पूरे प्रोसीजर की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो मेन क्वेश्चन आ जाता है वो कंसल्टेंट का भी आ जाता है कि कंसल्टेंट किस तरह से गाइड करता है। तो आपके मुताबिक पहली चीज़ तो ये कि स्टूडेंट थोड़े कंफ्यूज भी होते हैं कि वो कंसल्टेंट की इंटेंशंस को किस तरह से समझें। वो पहले तो ट्रस्ट उस पर किस तरह से करें कि वो वाकई में एक रियल कंसल्टेंट है या फिर वो फेक है, और दूसरा कंसल्टेंट का कितना बड़ा रोल होता है इस तमाम टाइमलाइन को स्टूडेंट को समझाने में और चीज़ों को फर्दर स्मूथ प्रोसेस की तरफ लेके जाने में। अच्छा, इसमें अगर मैं बात करूं सबसे पहले पैरागॉन की, पैरागॉन में चीज़ें लगी होती हैं ऑटो पे। ओके, हमारे अपने पोर्टल्स हैं, हमने उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स आगे फॉरवर्ड करने हैं, आपका एडमिशन फ़ाइल होगा, हर चीज़ हमारी ट्रांसपेरेंट होती है। हम कभी भी स्टूडेंट से उसकी ईमेल की एक्सेस नहीं लेते, कभी भी हम उसकी न्यू ईमेल नहीं जनरेट करते। उसकी अपनी पर्सनल ईमेल, हम कहते हैं कि आप सीवी के अंदर वो ईमेल मेंशन करें अपनी पर्सनल जो आप यूज़ करें डेली बेसिस पे। आपने हमें उसका पासवर्ड कभी भी नहीं देना, आपकी वही ईमेल आगे हम यूज़ करेंगे यूनिवर्सिटी में, उसी में आपको आगे अपडेट मिलेगी यूनिवर्सिटी की तरफ से, आपका ऑफ़र लेटर आया है, आपने आगे उसकी कंडीशंस को कैसे मीट करना है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, ऑफ़र के अंदर हर चीज़ लिखी होती है। ऐसा ही। फिर हम कहते हैं कि आपको जो मेल आए आपने वो हमें फॉरवर्ड करनी है, फिर हम देखेंगे उसको कि अभी आपका हमने अगर 2 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई की है तो आपका क्या दोनों से ऑफ़र आ गया या एक से आया है या एक से भी नहीं आया, फिर हम उसी हिसाब से फॉलो अप लेते हैं उनसे। तो इसमें जो स्टूडेंट है उसको देखना चाहिए, अगर वो किसी भी कंसल्टेंट से अपना प्रोसेस करवाना चाह रहा है, बेशक वो पैरागॉन है या कोई भी है, पाकिस्तान में कोई भी कंसल्टेंट, अब तो वैसे भी कंसल्टेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, Yes. और पंजाबी में कहते हैं ना इट पुटो विच नवा कंसल्टेंट निकल आंदा है, वो ऐसे ही है, कंसल्टेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे ही बिल्कुल। अब उसमें से आपने देखना कि जो कंसल्टेंट एक ये समझ लें प्रोफेशनल कौन है उसमें से, बिल्कुल। आप सबसे पहले उसकी जो सोशल मीडिया की एक्टिविटीज़ हैं वो देखें। ओके, सबसे पहले तो ये देखेंगे उसका अकाउंट बना भी है कि नहीं बना, बाद में उसकी ठीक है। एक्टिविटीज़ आएंगी कि वो क्या कर रहा है वहाँ ऐसा पे। ही है। या फिर अब ऐसे भी कुछ कंसल्टेंट्स हैं जो 2 टेबल लगा के किसी दुकान में बैठे हैं तो वो अपने आप को कंसल्टेंट शो करते हैं, उन्होंने क्या गाइड करना है स्टूडेंट को, या उनकी अगर हमने कोई हिस्ट्री देखनी है, उनकी हमने कोई सक्सेस रेशो देखनी है, तो हम कहाँ से देखेंगे, वो हम देखेंगे सोशल मीडिया से। ऐसा ही है। अब पैरागॉन गुजरात का पेज अगर आप देखें, हमारा इंस्टा का पेज है, हमारा फेसबुक का पेज है, हमारा टिकटॉक की एक प्रोफाइल बनी हुई है, हमारा यूट्यूब का चैनल बना हुआ है, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी के लिए कोई मुश्किल होगी कि हम हमारा बैकग्राउंड देखें, हमारी डेली की एक्टिविटीज़ वो देखें। हमारे पास ऐसी ऐसी स्टोरीज़ हैं, हमारे पास एक्सपीरियंसेस हमने वहाँ पे अपलोड किए हुए हैं, जो हमारे साथ जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो शेयर करते हैं कि हमारा थ्रू आउट इसमें कैसा प्रोसेस रहा। पैरागॉन में आने से पहले हम इसके बारे में क्या सोचते थे और पैरागॉन से प्रोसेस करवाने के बाद हम क्या सोचते हैं। तो असल में बात यह है कि हमारे लोग काफ़ी हद तक मिसगाइडेड हैं इसमें, बिल्कुल तो उनको अवेयरनेस नहीं होती किसी चीज़ की। तो उसमें अक्सर लोगों को पता होता है पैरागॉन का कि पैरागॉन यहाँ पे हैं, लेकिन उनको जब तक वो विज़िट नहीं करते, जब तक वो अपना प्रोसेस नहीं स्टार्ट करवाते, तब तक उनको एक्सपीरियंस नहीं होता इस चीज़ का। या अब
अब तो हमने ये इसमें समझ लें कि हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स भेज चुके हैं हम पाकिस्तान से, तो हमारा रेफरेंस का क्लाइंट काफ़ी हद तक इसमें है, जो आगे अपने दोस्तों को या अपने कज़न्स को या अपने फैमिली मेम्बर्स को आगे रेफ़र करता है। उसको सिर्फ ये ज़रूरत पड़ती है कि वो नंबर शेयर कर दे हमारा, कि भाई मैंने इससे प्रोसेस करवाया है, आप इससे प्रोसेस करवाओ, बाकी डिटेल वो आपको बताएंगे। आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें मेरे से दोबारा पूछने की कि सर आपने आगे क्या क्या किया था, क्योंकि हम उसको गाइड करते हैं प्रॉपर कि आपने किस तरह से अपने सारे प्रोसेस को लेके चलना है। इसीलिए तो हम पाकिस्तान में टॉप रिक्रूटर हैं, सिर्फ इसी वजह से कि हम अपनी कमिटमेंट जो करते हैं स्टूडेंट के साथ उस पर पूरा उतरते हैं। बिल्कुल। हमने कभी मिसगाइड नहीं किया किसी को, कभी हमने कोई ऐसी बात नहीं की जो हम पूरी ना कर सकें। और उसमें सबसे बड़ी बात ये कि जो उसकी पेमेंट है, जो उसके पेमेंट का प्रोसेस है, हमने सिर्फ अपनी फ़ीस उससे लेनी होती है, चार्ज करनी होती है, जो हमारे अकाउंट में आती है। बाकी कोई भी फ़ीस ऐसी नहीं है। यूनिवर्सिटी का इनिशियल डिपॉजिट से लेके एम्बेसी की फ़ीस तक वो सब कुछ स्टूडेंट ने खुद अपने अकाउंट से पे करना होता है। उसको हम तरीका बता देते हैं कि आपने इस तरह फ़ीस पे करनी है। आप पाकिस्तान से करवा सकते हैं, आप बाहर से करवाना चाहें बाहर से करवा सकते हैं। हम उससे यूनिवर्सिटी की बैंक डिटेल्स को शेयर करते हैं, आप उसको पे करें। आपने IHS कैसे पे करनी है, स्टार्ट से चीज़ें कन्वे करना बहुत ज़रूरी होता है स्टूडेंट को, क्योंकि अब IHS पे या वीज़ा फ़ी पे आके स्टूडेंट अक्सर उनको नहीं पता होता कि हमने कैसे पे करना है इसको। तो हम बताते हैं कि भाई आपने कार्ड अरेंज करना है, उसमें उसकी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन होनी चाहिए, उसकी लिमिट इतनी होनी चाहिए। क्योंकि वो जो दो ऐसी पेमेंट्स हैं IHS और वीज़ा फ़ी, वो ऐसी पेमेंट्स हैं कि वो स्टूडेंट अपने अकाउंट से पे करे या अपने किसी एतबार वाले बंदे से पे करवाए, तब भी वो सेफ साइड है। अदरवाइज़ उसमें काफ़ी हद तक ऐसी चीज़ें भी देखी हैं कि उसमें जब अक्सर किसी भी केस में हमें रिफ़ंड करवानी पड़ जाए अपनी फ़ीस, तो बाद में मुश्किल होती है, क्योंकि वो जहाँ से पे की उधर ही वापस आती है। तो अगर हम वक्ती तौर पे कोई देख लें ऐसा बंदा जो मेरी फ़ीस पे कर दे, या कंसल्टेंट कहे कि भाई मैं तुम्हारी फ़ीस पे कर देता हूँ, तो ये कह लें कि सेफ साइड पे नहीं है। स्टूडेंट को आप बताएं, ये उसमें सारी चीज़ें हैं उसके सामने। पेमेंट स्टूडेंट को अपने हाथ में रखनी चाहिए, और ये हाँ सबसे पहली निशानी है किसी भी कंसल्टेंट की क्रेडिबिलिटी को जांचने की। हाँ, और ये चीज़ें हम जब फर्स्ट टाइम वो हमारा ऑफिस विज़िट करता है एज अ वॉकिंग क्लाइंट भी आप समझ लें, तो हम तब से उसको ये चीज़ें गाइड कर देते हैं, ठीक है, पहले दिन से, ताकि वो अपने आप को आगे जाके उसको तैयार करे कि मैंने ये पेमेंट्स करनी है। मैं पहले से कार्ड अप्लाई कर दूँ अपने बैंक में, ताकि जब ये टाइम आए IHS या वीज़ा फ़ी पे करने का, तो उस टाइम मैं फ़ौरन से पे कर दूँ। ओके सर, जैसे आपने कहा कि हम किसी भी इंस्टीट्यूट या किसी भी एजेंसी की क्रेडिबिलिटी को जांचने का बेहतरीन तरीका ये है कि हम उसकी सोशल मीडिया प्रोग्रेस को देखें। तो मैंने भी पैरागॉन की सोशल मीडिया प्रोग्रेस को थोड़ा सा मैंने देखा है, सोशल एक्टिविटीज़ को देखा है। तो सर मैंने इसमें एक चीज़ नोट की है कि आप लोग मेजरली UK को डील कर रहे हैं, वाई नॉट यूरोप? क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट यूरोप में भी है, ठीक है, वो चाह रहे होते हैं कि हम फर्दर यूरोप में प्रोसीड करें। तो आप यूरोप को डील क्यों नहीं कर रहे, सिर्फ UK ही क्यों? अच्छा, पहली बात ये कि ये एक मेरे हिसाब से कोई जोड़ नहीं बनता, कंपैरिजन नहीं है कि आप UK वर्सेस यूरोप करें। ठीक है। अच्छा, इसमें अगर हम बात करें डिटेल में, तो स्टूडेंट को इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं होती कि UK एजुकेशन क्वालिटी के हिसाब से या उसमें जो टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं, या उसको अगर एजुकेशनल हब कहा जाता है तो क्यों कहा जाता है। ऐसा ही है। अभी भी जो स्टूडेंट है उसको इस चीज़ का नहीं पता कि UK अगर हम देखें एजुकेशन के हिसाब से तो दुनिया में लीड कर रहे हैं, ठीक है। टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ UK के अंदर हैं। डिग्री की अगर बात करें, डिग्री ड्यूरेशन, बैचलर्स की डिग्री 3 साल की है, मास्टर की डिग्री 1 साल की है, तो वो पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल भी है। इसमें सिर्फ अगर हम ये देखें कि उसकी ड्यूरेशन कम है, ड्यूरेशन अगर उसकी कम है लेकिन वो पूरी दुनिया में एक्सेप्ट भी हो रही है, बाकी सारी कंट्रीज़ में 2-2 साल का मास्टर्स है, बैचलर 4 साल का है। और यूरोप में सबसे बड़ी जो मैं एक चीज़ समझता हूँ कि वो स्टूडेंट को समझने वाली है कि वो लैंग्वेज बैरियर एक ऐसी चीज़ है जिसमें जाके स्टूडेंट फंस जाता है। उसमें 3-4 साल में वो एक लैंग्वेज सीखता है, इतनी देर में एक स्टूडेंट UK में सेटल्ड हो जाता है, अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेगा, उसके बाद PSW ले लेगा। आपको अपना रूट पता होता है कि 1 साल की डिग्री के बाद मेरा PSW है,
PSW के बाद मैंने उसमें अपनी जॉब सिक्योर करनी है फील्ड से रेलिवेंट, फिर मुझे आगे अपना वर्क वीज़ा मिल जाएगा। सिर्फ उसमें अपने वीज़े को कन्वर्ट करवाना होता है। अब यूरोप में हमें कुछ भी ऐसी चीज़ कन्फर्म नहीं होती। ना तो हमें ये पता होता है पहले कि उसका प्रोसेस कितना लेंथी है, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन इतनी लेंथी है, प्रोसेस बहुत लेंथी है। और एट दी एंड सारी चीज़ों को पूरी करने के बाद हमें एंड पे ये चीज़ की गारंटी नहीं होती कि हमारा वीज़ा लगेगा। और सारी आपने रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली, आपने बजट भी उसमें देख लिया कि ये मेरा जो इसमें बजट आ रहा है वो कितना आ रहा है, लेकिन एंड पे जब मसला आता है अपॉइंटमेंट का तो अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती। अब नखरे यूरोप के ऐसे हैं जैसे पता नहीं वो क्या है, अपॉइंटमेंट से नहीं देता। ठीक है, ये वैसे नखरे करने चाहिए यूके को, जो अगर मैं उसकी एजुकेशन क्वालिटी की बात करूँ तो। लेकिन वहाँ पे अपॉइंटमेंट का इशू होता है, कितने कितने महीने अपॉइंटमेंट नहीं ओपन होती। कोई एक दिन मिलता है आपको अपॉइंटमेंट का कि भाई इस दिन आके अपॉइंटमेंट ले लें। और अपॉइंटमेंट लेने के बाद मेन चीज़ एम्बेसी है। देखिए यूनिवर्सिटी का प्रोसेस किसी भी कंट्री का वो इजी होता है। आप कोई भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री ले लें या आप कोई यूरोपियन कंट्री ले लें, यूनिवर्सिटी का प्रोसेस बहुत इजी होता है। आपने अप्लाई करना होता है, आपका ऑफर लेटर आता है, आप फ़ीस पे करते हैं, जो भी चीज़। बात आती है वीज़ा रेशो पे। जब आपको वीज़ा नहीं मिलेगा तो वो सारी चीज़ें आपकी मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो। स्टूडेंट उसमें सिर्फ ये चीज़ देख रहा होता है कि वो यूरोप है, वहाँ पे सेटलमेंट बड़ी इजी है, वहाँ पे मेरी जो जॉब होगी, जो मेरी अर्निंग है वो ज़्यादा है और जल्दी हो जाएगी। और मेरा वो दोस्त गया था, मेरा ये दोस्त गया था, लेकिन वो चीज़ें मेरे हिसाब से सेकेंडरी हैं। प्राइमरी चीज़ आपकी वीज़ा लेना है। जब आपका वीज़ा ही नहीं लगेगा तो वो चीज़ें फिर हमने क्या करना है सोच के उसको। अब जो कंट्री आपको वीज़ा दे रही है, जिसका प्रोसेस भी बहुत इजी है, जिसमें आपको कोई किसी किस्म की मुश्किल नहीं आती, डॉक्यूमेंटेशन बहुत थोड़ी या मतलब ना होने के बराबर इजीली स्टूडेंट उसको मैनेज कर लेता है। ना किसी किस्म के डॉक्यूमेंट्स को आपने टेस्ट करवाना है, सिंपल सा प्रोसेस है। तो मेरा ख्याल है कि उसमें स्टूडेंट को सर्च करनी चाहिए खुद। अब हम अगर यूके को डील कर रहे हैं या इसके अलावा हम 3 इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ को डील कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, USA, तो उसमें अगर हम इनमें भी कंपैरिजन करें तो इसमें चारों कंट्रीज़ में यूके टॉप पे इसलिए है। एक तो उसकी जो एजुकेशन क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, दूसरा उसमें जो उसका प्रोसेस है वो स्मूथ है, वीज़ा रेशियो अच्छी है, सेटलमेंट आपको इधर इजीली आपकी हो जाती है। स्टूडेंट की इंटेंशन ठीक हो, स्टूडेंट मेहनती हो, पहली बात ये पढ़ने वाला हो। PSW के लिए डिग्री कंप्लीशन ज़रूरी है। तो जब तक उसकी नीयत अच्छी नहीं होगी, उसका ये अगर ये फोकस हो कि मैंने पढ़ना है, पढ़ने के बाद मैंने अपनी फील्ड में जॉब लेनी है, तो ज़रूर उसको इसमें आगे उसकी मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ें मिलेंगी। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले मैं अगर बात करूँ तो हम काफ़ी हद तक स्टूडेंट्स को अकोमोडेट करते थे। ट्रैवल करने के बाद या उससे पहले भी जब उसका हमने वीज़ा फ़ाइल किया है तो हमने उससे पहले ही कॉन्टैक्ट शेयर कर दिए हैं अपने स्टूडेंट्स के, जो वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हैं, जो हमसे गए हुए हैं। अब हमसे गए हुए स्टूडेंट भी वहाँ पे उनकी एक अलग दुनिया कायम है। पैरागॉन के काफ़ी स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे, तो उसमें अकोमोडेशन में हेल्प मिल जाती है, जॉब में काफ़ी हद तक उनको फैसिलिटेट कर दिया जाता है। अब तो हमारे वहाँ पे लीगल एडवाइज़र्स हैं जो स्टूडेंट को वहाँ पे फैसिलिटेट करेंगे, उनको अकोमोडेशन में हेल्प करेंगे। उसमें जो जॉब है, जॉब जो उन्होंने करनी है, पार्ट टाइम जॉब है या उसके बाद अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद उन्होंने PSW में शिफ्ट करना है, उसकी गाइडलाइन, PSW में उन्होंने अपनी जॉब को जो अपनी फील्ड से रेलिवेंट जॉब है उसको कैसे उन्होंने लेना है या उसमें किस हद तक हम उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं। जो हमारे लीगल एडवाइज़र्स वहाँ पे हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वहाँ पे, ऑफिशियल्स, वो उनको गाइड करेंगे प्रॉपर। तो पैरागॉन आपको नहीं छोड़ेगा। आप अगर छोड़ दें पैरागॉन को तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हम अपने स्टूडेंट को नहीं छोड़ते जब तक वो वहाँ पे चला नहीं जाता। उधर जाते साथ या जाने के बाद 6 माह बाद भी वो रब्ता करता है कि सर मुझे ये मुश्किल वहाँ पे आ रही है, मुझे ये पोर्टल का मसला बन रहा है, मैंने लीव लेनी है, तो मैं उसमें किस तरह से चीज़ों को आगे प्रोसीड करूँ। अब मेरा एक स्टूडेंट लास्ट इनटेक में गया था मई 24 में, अल्स्टर यूनिवर्सिटी में गया, तो उसके साथ एक मिसहैप हुआ कि उसकी वालदा की डेथ हो गई थी, तो फिर उसको वापस आना पड़ा। उसने मुझे रात को कॉल्स की, मैसेजेस किए कि सर मुझे मेरा कैश सेंड कर दें,
और मैंने अपनी लीव अप्लाई करनी है, तो उसमें फिर हमने उसको फैसिलिटेट किया कि भाई इसके अलावा अगर कोई तुम्हें चीज़ चाहिए, तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तो बताओ यूनिवर्सिटी से। अगर आपने इसमें हमारी कोई हेल्प लेनी है या हमारी कम्युनिकेशन की ज़रूरत है तो हम आपको फैसिलिटेट करते हैं, क्योंकि वो एक नेचुरल चीज़ है। ऐसा ही है। तो उसमें किसी भी टाइम किसी भी स्टूडेंट के साथ कुछ भी हो सकता है, तो वो उसमें हम 24/7 अवेलेबल होते हैं। ना सिर्फ इधर के स्टूडेंट्स के लिए जो हमारे से प्रोसेस करवा रहे हैं, बल्कि यूके जो हमारे स्टूडेंट्स जा चुके हैं उनके साथ भी हम अभी तक राब्ते में हैं। और यही रीज़न है कि जो पैरागॉन है वो स्टैंड आउट कर रहा है बाकी तमाम कंसल्टेंसी से। हाँ बिल्कुल। ओके सर, जैसे हमने पीछे भी बात की इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट के हवाले से, तो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट कितना ज़रूरी है और स्टूडेंट को कौन सा इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट प्रेफर करना चाहिए फर्दर अपने प्रोसेस के लिए? अच्छा, अगर इसमें हम बात करें इंग्लिश टेस्ट की, तो टॉप पे ऐसे 2 टेस्ट हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेबल हैं। उसमें पहले नंबर पे आइट्स है, दूसरे नंबर पे पीटीई है। ठीक है। अगर ये 2 टेस्ट स्टूडेंट कर ले, दोनों में से कोई एक टेस्ट कर ले, तो उसमें अल्टीमेटली फ़ायदा उसका है। क्यों? इसमें उसको उसकी मर्ज़ी की लोकेशन मिल जाएगी यूनिवर्सिटी की, इसमें उसको उसकी मर्ज़ी का कोर्स मिल जाएगा, उसमें फ़ीस उसको उसकी मर्ज़ी की मिल जाएगी। क्योंकि अक्सर इसमें इस तरह होता है कि जो यूनिवर्सिटीज़, वैसे तो सारी यूनिवर्सिटीज़ ये 2 टेस्ट को एक्सेप्ट करती हैं, अगर वो ये 2 टेस्ट की बजाय कोई और टेस्ट कर ले, या वो ये चाहता है कि मैंने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर की बेस पे जाना है, तो उसमें उसको काफ़ी हद तक चीज़ों में कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। फिर उसको कोई ना कोई फ़िल्टर अपना हटाना पड़ेगा। फ़ीस उसमें उसको मे बी 2-3 हज़ार पाउंड एक्स्ट्रा पे करनी पड़ जाए, या फिर उसमें उसको उसकी मर्ज़ी की लोकेशन नहीं मिलेगी। और फिर स्टूडेंट का ये भी कंसर्न होता है कि हमें MOI पे ऐसी यूनिवर्सिटी मिले जो इंटरव्यू भी ना ले। ये तो पॉसिबल नहीं है। MOI पे अगर आपने प्रोसीड करना है तो आपको फिर दूसरी साइड अपनी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। आपका इंटरव्यू होगा और वो अच्छा खासा टाइट हो सकता है, यूनिवर्सिटी भी लेगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी को जब आप एक लेटर दे रहे हैं, सिंपल यूनिवर्सिटी से बनवा के लेटर दे रहे हैं, और दूसरा एक स्टूडेंट है वो 1 माह 1.5 माह आइट्स की तैयारी करके या पीटी की तैयारी करके प्रॉपर एक अपना टेस्ट दे के आ रहा है, तो दोनों में फ़र्क है। बिल्कुल। तो एम्बेसी भी इस चीज़ को देखती है, तो उसमें इंटरव्यू के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यानी कि स्टूडेंट की क्रेडिबिलिटी को जांचा जाता है। बिल्कुल जांचा जाता है। और इसमें इंटर के स्टूडेंट को कम से कम ये ज़रूर इसमें सोचना चाहिए कि वो आइट्स करें या पीटीई करें, क्योंकि वो जो उसका लेवल है स्टडी का वो है बैचलर्स। बैचलर्स में उसको आगे इसमें काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं उसमें वो उसको आसानी होगी कि वो अगर आइट्स या पीटीई कर लेगा तो उसकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। वहाँ जाके उसने जो आगे इंटरव्यू देना है, जो आगे उसने वहाँ पे रह के कम्युनिकेशन करनी है जॉब में या आगे फर्दर स्टडीज़ में, उसको आसानी होगी। अगर हम बात करें पोस्ट ग्रेजुएट की, तो इसमें काफ़ी हद तक ऑप्शंस है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर के साथ कि आप प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन उसमें भी कुछ कंडीशंस हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है। ना तो सारी यूनिवर्सिटीज़ MOI लेती हैं, ओके। और ना सारी यूनिवर्सिटीज़ मतलब जो ले रही हैं आपका MOI, वो ना आपकी यूनिवर्सिटी का लेंगी। उन्होंने अपनी अपनी एक लिस्ट दी हुई है कि हम इन यूनिवर्सिटीज़ का लेंगे। सही सही। और अगर वो हम देखें कि 20 यूनिवर्सिटीज़ MOI ले रही हैं, तो वो 20 की 20 आपकी यूनिवर्सिटी का MOI नहीं लेंगी। वो मे भी आपके लिए कोई 2 ऑप्शंस निकल आएँ या 4 निकल आएँ। उन चारों में भी अगर हम देखें तो उनका फिर हम देखते हैं ओवरऑल के क्या क्राइटेरिया है प्रोसेस का या फ़ीस का। अब देखें, अगर आप आइट्स कर लेंगे, 70 to 80,000 का आइट्स हो रहा है। तैयारी अगर आप घर में करें तो उसके कोई चार्जेस नहीं है। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से तैयारी कर लें तो आपका 15-20 हज़ार लग जाएगा। मैक्सिमम 1 लाख आप इसमें अगर लगा लें तो उसके साथ आपको फ़ीस मिल जाए यूके में रीज़नेबल। तो ये मेरे हिसाब से एक अच्छा मतलब इसमें आपका फ़ायदा है, बजाय इसके कि आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर की बेस पे आएँ फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसके बाद आप ऐसे यूजली स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो एक शॉर्ट टर्म कंफर्ट की तरफ जाते हैं कि अभी हम इसको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर की बेस पे हम प्रोसीड कर लेते हैं और फर्दर जो है वो बस हम यूके चले जाएंगे, लेकिन वो ये नहीं ना देखते कि उसके अलावा फर्दर और भी बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं जो कि उनके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं या फिर थोड़ी सी जो है वो अफोर्डेबल ना हो। तो ये भी चीज़ें बिल्कुल होती हैं। क्योंकि आर्ट्स के साथ फ़ीस आपको अगर हम बात करें कम से कम फ़ी की, तो वो फॉर एग्जांपल 12,000 तक मिल रही है आपको। 11,500 पाउंड तक आपको मिल रही है आर्ट्स या पीटी के साथ।
अगर आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर की बेस पे जाएंगे तो वही आपको 2-3 हज़ार पाउंड एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर ये नहीं है आप थोड़ी सी मेहनत करें और पाकिस्तानी 1 लाख लगाएं और अपने लाखों बचाएं वहाँ पे, और आपकी इससे इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी। आपका अगर यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू है या आपका एम्बेसी का इंटरव्यू है तो उसमें आपको चीज़ें समझना या अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना आसान है। और आपकी ऑलरेडी क्रेडिबिलिटी उनके सामने स्ट्रांग होगी इस वजह से। ऐसे ही है। सर, स्टडी गैप के हवाले से भी स्टूडेंट का कंसर्न होता है कि कितना स्टडी गैप एक्सेप्टेबल है यूजली ऑन एवरेज, यूजी के लिए भी, अंडर ग्रेजुएट के लिए भी और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी। अच्छा, स्टडी गैप की अगर बात की जाए तो इसमें अगर हम अंडर ग्रेजुएट को देखें तो उसमें पाकिस्तान से जो स्टूडेंट जाते हैं वो मोस्टली इंटर के बाद जा रहे हैं। ओके। जो 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन के बाद जा रहे हैं उनकी रेशो कम है। ठीक है, तो उसमें फिर आगे ऑप्शन बनती है उनके लिए ईयर 2 की या ईयर 3 की। तो अगर हम इंटर के बाद इसको देखें तो उसमें 2 साल से ज़्यादा गैप अगर हो तो आपकी प्रोफाइल इतनी स्ट्रांग नहीं होती, क्योंकि इंटर आपकी बेस है। और इंटर के बाद आपका 2 साल का गैप अगर आ गया है या 2 साल से ज़्यादा अगर गैप आ गया है तो इस चीज़ को कंसिडर किया जाता है कि स्टूडेंट पाकिस्तान में रह के नहीं पढ़ रहा, तो इसने अभी इंटर के बाद आके इधर कैसे पढ़ना है। तो उसमें इसका मतलब ये नहीं कि उसका वीज़ा नहीं लगेगा, वीज़ा फिर भी लग जाएगा, लेकिन उसमें चीज़ें उसको बड़ी हद तक उसमें जेन्युइन रख के चलनी पड़ती हैं। जैसे कि इंग्लिश टेस्ट उसमें उसने करना है तो आर्ट्स या पीटी ही करना है, वही करेगा, इसके अलावा कोई और टेस्ट नहीं करना। इसके अलावा अपना जो उसका एक्सपीरियंस है वो साथ उसने अटैच करना है, प्रॉपर उसमें डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, उसका जो गैप है वो प्रॉपर उसने कवर करना है। और ये भी देखना है कि उस स्टूडेंट ने पहले किसी और कंट्री के लिए अप्लाई तो नहीं किया हुआ। अब इंटर के बाद उसने अगर किसी और कंट्री के चांस लिया, वहाँ से रिफ्यूज़ल आ गया, अब वो उसी रिफ्यूज़ल के साथ आगे प्रोसीड कर रहा है, यूके में आ रहा है, तो फिर एम्बेसी इस चीज़ को देखती है। ठीक है, वो फिर ये देखते हैं कि स्टूडेंट की इसमें जेन्युइननेस किस हद तक है, उसमें फिर ज़्यादा चांसेस होते हैं इंटरव्यू आने के। इंटरव्यू उसमें आता है, फिर उसमें चीज़ें क्रॉस चेक करते हैं वो, और उसमें रिफ्यूज़ल्स की उसकी रीज़न पूछते हैं डिटेल्स में कि आपने क्यों अप्लाई किया था, रीज़न क्या थी, अब आप यूके क्यों प्रोसीड करना चाह रहे हैं, या अभी आप का जो गैप है उसको आप किस हद तक जस्टिफाई करते हैं कि आपने इस गैप में क्या किया। तो ये सारी चीज़ें। अगर हम पोस्ट ग्रेजुएट की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट के बाद 10 से 15 साल का गैप एक्सेप्ट हो जाता है। 15 साल तक का एक्सेप्ट हो जाता है? 15 साल तक का भी एक्सेप्ट हो जाता है। ओके। लेकिन उसमें फिर बात वही है, इंग्लिश टेस्ट अच्छा होना चाहिए। मतलब एक साइड से अगर आपकी प्रोफाइल वीक है, आपने अगर आपका 12 साल का गैप है या आपका 15 साल का गैप है, तो वो एक आपकी प्रोफाइल वीक, उसमें थोड़ी सी हम कंसिडर कर सकते हैं। उसको आपने स्ट्रांग बनाना है किसी दूसरी चीज़ से। दूसरी चीज़ क्या है, आप आइट्स करें, पीटीई करें, और प्रॉपर उसमें डॉक्यूमेंटेशन साथ अटैच करें, एक्सपीरियंस लेटर्स लगाएं, अपनी जो जेन्युइननेस है वो शो करें कि मैंने अगर मेरी स्टडी में गैप आया है तो वो पहली बात ये कि मैंने कवर किया है प्रॉपर, उसमें मैं फारिग नहीं रहा, मैंने काम किया है, या मैंने कोई अगर कोर्सेज़ किए हैं तो वो कोर्सेज़ भी आप साथ अटैच कर सकते हैं, कोई सर्टिफिकेशन आप अटैच कर सकते हैं, प्रॉपर एक्सपीरियंस लेटर्स आप लगाएं। उसके बाद आप ये कोशिश करें कि हम अपनी रेलिवेंट फील्ड चूज़ करें, जिससे आपने एक्सपीरियंस गेन किया हुआ है उसी फील्ड में जाएं, और आप इस चीज़ के लिए भी तैयार रहें कि आपका इंटरव्यू आएगा एम्बेसी का। पहली बात ये, यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू भी होता है। बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो इंटरव्यू के बगैर आपका केस प्रोसीड करें। अगर यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू ना हो तो हम एम्बेसी के इंटरव्यू की भी तैयारी करवाते हैं साथ ही। ठीक है, जब स्टूडेंट का अपनी तरफ से सेफ एंड पे, हाँ सेफ एंड पे, जब स्टूडेंट का कैस अप्लाई करते हैं हम फ़ौरन से उसको जो उसकी इंटरव्यू की तैयारी है वो स्टार्ट करवा देते हैं। प्रॉपर हमारा पैरागॉन गुजरात में कंप्लायंस डिपार्टमेंट है जो इस चीज़ को देखता है, बाकायदा मॉक सेशन होते हैं। अब मैं अगर अपनी बात करूं तो हमारे पास एजुकेशनल काउंसलर्स हैं, या मैं एज एन एजुकेशनल काउंसलर, मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनकी इंटरव्यू की तैयारी हम करवाते हैं, और जब उसको 2-3 दिन देते हैं हम कि आप अपनी तैयारी कर लें, उसके बाद आप मॉक सेशन रखें उसके साथ। अब मैं 2-3 दफ़ा मॉक टेस्ट लूँगा, फिर उसके बाद हमारा कंप्लायंस डिपार्टमेंट है जो सारी चीज़ों को देखता है, क्रॉस चेक करता है, उसमें जो इम्प्रूवमेंट करनी हो, उसमें आगे से फर्दर जो चीज़ें गाइड करनी हो, जो चीज़ें निकालनी हो, जो ऐड करनी हो इंटरव्यू के डाटे के अंदर, वो उनको सारी चीज़ें गाइड की जाती हैं। फिर एट दी एंड हम उसका यूनिवर्सिटी के साथ इंटरव्यू स्केजूल करवाते हैं, ताकि हमारे एंड से कोई भी ऐसी चीज़ ना हो
अच्छा सर, हम ये कर लेते हैं इमेजिन के स्टूडेंट ने वो तमाम मिस्टेक्स अवॉइड भी कर ली हैं, उसने टाइमलाइन को फॉलो किया, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट भी कर लिया है, ठीक है, वीज़ा भी लग गया है, अब वो पहुंच गया है उधर यूके। तो वहाँ पे एक इंटरनेशनल स्टूडेंट की लाइफ किस तरह से होती है और वो किस तरह से चीज़ों को वो मैनेज करता और करना चाहिए उसको फर्दर? अच्छा, वहाँ पहुँचने के बाद कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं जिनका ऑलरेडी वहाँ पे कोई ना कोई जानने वाला होता है, कोई उनके रिलेटिव्स होते हैं, तो उनको वहाँ पे एडजस्टमेंट करना इतना मुश्किल नहीं होता। लेकिन जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स हैं उनको हम काफ़ी हद तक वहाँ पे फैसिलिटेट हम खुद करते हैं। हमारे ऑलरेडी जो स्टूडेंट्स वहाँ पे गए हैं, जिस तरह मैंने पहले मेंशन किया था कि वो उसमें उनको अकोमोडेशन में हेल्प आउट कर देंगे और या फिर किसी हद तक जॉब में भी उनको अकोमोडेट कर देंगे। बाकी अगर बात की जाए स्ट्रगल की, वो तो 100% स्ट्रगल वहाँ पे करनी पड़ेगी। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान के अंदर भी अगर आपने सिटी चेंज करना है अपना, तो आपको एक नए सिटी में जाके वैसा इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा। एक होम सिकनेस होती है, बिल्कुल। घर वालों की याद भी आती है बाद में। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन इसमें अब ये भी मैंने पहले मेंशन किया कि हमारे लीगल एडवाइज़र्स अब से वहाँ पे मौजूद हैं, होंगे और उसमें काफ़ी हद तक चीज़ों में फैसिलिटेट करेंगे। आप उनसे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप बेशक हमें भी ना बीच में लेके आएँ, थर्ड पार्टी हमें ना यूज़ करें, आप डायरेक्टली उनसे रब्ता करें। हम आपसे नंबर भी शेयर करेंगे, आपको उनकी ईमेल आईडी भी देंगे कि आप उसमें ईमेल कर दें, नंबर पे मैसेज कर दें, कॉल कर दें कि सर ये हमें अभी यहाँ पे इशू आ रहा है, हमें जॉब नहीं मिल रही अच्छी, या उसमें या कोई अकोमोडेशन का इशू है, तो उसमें इंशाल्लाह ज़रूर अकोमोडेट किया जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि जो पाकिस्तान से बाहर एक यूके एक अलग दुनिया है, वहाँ पे आपको चीज़ें फ़ेस करनी पड़ेंगी। तो हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है, इसलिए हम वहाँ पे आपसे हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे स्टूडेंट्स को। ओके सर, वंस स्टूडेंट की ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है, देन व्हाट नेक्स्ट आफ्टर ग्रेजुएशन, मतलब वो किस तरह से अपने करियर को प्लान करे, करियर प्लानिंग का क्या वहाँ पे सिनेरियो है, किस तरह का वहाँ पे उसका सेटअप होगा, क्या चीज़ें होंगी फर्दर ग्रेजुएशन के बाद, उसके बारे में थोड़ा सा गाइड करते हैं। अच्छा, ग्रेजुएशन के बाद सबसे पहली चीज़ कि उसका मेन गोल होना चाहिए अपनी डिग्री को कंप्लीट करना। वो उसकी बैचलर डिग्री है 3 साल की या उसकी मास्टर डिग्री है, उसको कंप्लीट करे। अपना रूट कभी भी डिस्टर्ब ना करे, चीज़ों को बाईपास ना करे, कोई भी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो जिससे उसको आगे जाके मसला बने। किसी को अगर देखे करता हुआ तो उसको छोड़ दे, भाई तुम करो, मैं इसलिए नहीं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे काम करना है, मैंने पढ़ना है, मैंने मेहनत करनी है, मेरे ये ज़िंदगी के गोल्स हैं, मैंने इसको आगे जाके अचीव करना है, मेरा ये मिशन है। अपनी जो इंटेंशन है वो ठीक रखें, इसमें कभी भी ना खुद मिसगाइड हों किसी से, और ना उसमें कोई भी ऐसी चीज़ करें जो आगे जाके आपको ऐसी चीज़ फेस करनी पड़े जिससे आपका रूट उसमें डिस्टर्ब हो। आप अपनी डिग्री कंप्लीट करें, डिग्री कंप्लीट करने के बाद आपको यूकेवीआई 2 साल का टाइम देती है सेटलमेंट का, कि आप उसमें अपनी जॉब अपनी फील्ड से रेलिवेंट देखें। 2 साल का PSW है, ठीक है। उसमें आपने फुल टाइम जॉब करनी है, अपनी फील्ड से रेलिवेंट जॉब ढूंढें। उसके बाद अपने वीज़े को आप Tier 2 में कन्वर्ट करवा सकते हैं, वर्क वीज़ा है। और एट दी एंड जब आपकी नीयत ठीक होगी तो इंशाल्लाह ज़रूर आपको उसका रिवॉर्ड भी मिलेगा। पाकिस्तान के अंदर भी रह के आप स्ट्रगल यहाँ पे करते हैं, उधर भी रह के आपने स्ट्रगल करनी है, लेकिन वहाँ पे आपको अच्छा रिवॉर्ड मिलता है इस चीज़ का। नीयत आपकी अच्छी हो तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर वहाँ पे सेटलमेंट की तरफ जाएंगे और ईज़िली जाएंगे। बड़ा स्मूथ प्रोसेस है, सिर्फ आपने थोड़ा सा सब्र करना है और मेहनत करनी है, अपनी नीयत ठीक रखनी है। बाकी इसमें चीज़ें कुछ अल्लाह पे छोड़ दें, अल्लाह पे तवक्कल करें और आगे बढ़ें। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपके आने का, आपके वक्त का। बहुत इन्फॉर्मेटिव सेशन रहा है मेरे लिए भी और यकीनन हमारी ऑडियंस के लिए भी। बाकी फ़र्दर आपकी जो भी क्यूरीज़ हैं आप नीचे कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं, तो हम इंशाल्लाह उनको भी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।